तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम आज के बाजार की बात करें तो सिचुएशन आपके सामने है, जिसके अंदर यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं निफ्टी ने आज के दिन 66 पॉइंट्स यानी 0.34% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक ने भी कुछ इसी तरह से परफॉर्म किया है, देख सकते हैं 143 पॉइंट्स की तेज़ी है, 0.32% का जंप है। निफ्टी मिड कैप ने निराश किया है, माइनस में जाके बंद हो चुका है। 71 पॉइंट का ड्रॉप आप देख सकते हैं, 0.20% की मंदी आप इसमें नोट कर सकते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप ने भी आज के दिन कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, कल के दिन इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन आज के दिन आप देख सकते हैं 27 पॉइंट्स की तेज़ी है, 0.25% का जंप आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के दिन हम ये मान के चल सकते हैं कि जो ग्रोथ कंपनीज़ थी उन्होंने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया। निफ्टी में कुछ सिलेक्टेड कंपनीज़ के स्टॉक्स में तेज़ी आने की वजह से इंडेक्स आज के दिन ऊपर था। बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, ये हम देख के चल सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन के अंदर भी दोस्तों आपको सिंपली सिचुएशन दिखाई देगी कि स्टॉक्स जो आज तेज थे वो 818 स्टॉक्स थे। गिरने वाले स्टॉक्स ज़्यादा थे इसकी तुलना में, 1126 स्टॉक्स आज के दिन माइनस में बंद हो चुके हैं। तो सिचुएशन आप देख सकते हैं, कुछ खास ग्रोथ कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और अगर मैं सेक्टोरियल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सिंपली आप देख पाओगे कि निफ्टी PSU बैंक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तो नॉर्मली इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होते नहीं है, बाकी किसी के पास में है तो इन्होंने आपको संभाला होगा, यानी आपके पोर्टफोलियो को संभाला होगा। IT ने आज के दिन अच्छा परफॉर्म किया, 1% के आसपास का जंप है। अगर मैं गिरने वाले सेक्टर्स की बात करूं तो निफ्टी रियल्टी है, एनर्जी है, ऑटो है, यहाँ पर आप बॉक्स में नोट कर सकते हैं। सो अब दोस्तों बात करते हैं दो कंपनीज़ के बारे में जिनके स्टॉक्स ने आज के दिन काफ़ी अच्छा धमाल मचाया है। इन दोनों कंपनीज़ के इन्वेस्टर्स आज के दिन काफ़ी खुश हो गए। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस, तो 7.30% की तेज़ी है। सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर आपको नोट करने को मिलेगी कि तेज़ी तो हो गई, मतलब गैप अप के साथ में खुलता है, उसके बाद में और अच्छी बाइंग होती है और यहाँ से दोस्तों कोई भी बिकवाली दिखाई नहीं देती है। यानी जो बायर्स थे ना वो बहुत ही हैवीली इन्वेस्ट कर रहे थे इस कंपनी के स्टॉक में। सेलर्स की जितनी भी क्वांटिटी थी सारी की सारी क्वांटिटी एब्जॉर्व होती हुई दिखाई दी है। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है और इसी की वजह से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आगे चल के ये ब्रेकआउट आपको दे सकता है, क्योंकि सेलर बायर का खेल हमको बताइए किस तरह के सपोर्ट्स होते हैं, मतलब सपोर्ट पे क्या होता है, रेसिस्टेंस पे क्या होता है। अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ तो 4.76 लाख करोड़ का है, 5 लाख करोड़ का होने वाला है, 41 के आसपास का PE है। अब देखिए दोस्तों सिचुएशन क्या है, कंपनी के नंबर्स अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन जो कंपनी का अपडेट है ना वो काफ़ी बढ़िया है। तो इन्वेस्टर्स ये अज्यूम करके चल रही है, एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि नंबर्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो नंबर्स अच्छे आने वाले हैं तो स्टॉक पहले से तेज होगा, फिर नंबर्स अच्छे आएंगे तो वैल्यूएशन आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में दिखाई देगी, यानी 41 से नीचे जाती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स की है और ये जो एक्सपेक्टेशन है वो इसी वजह से है क्योंकि कंपनी ने डेटा बहुत अच्छा पब्लिश किया है। कल के दिन दोस्तों लेट नाइट को एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आपको दी थी। तो बजाज फाइनेंस भी उसमें से था और इसमें हमने सिंपली नोट किया कि इसका जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये 32% के साथ में बढ़ा है। तो बहुत ही बड़ी बात है। पिछली बार भी आप देख सकते हैं 30% के आसपास था, इस बार भी आप देख सकते हैं 32% के साथ में बढ़ चुका है। सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं जो इसकी डिपॉजिट बुक है ये कितने की है, 49,900 करोड़ की है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो 34,102 करोड़ की थी। तो डिपॉजिट बुक कितने प्रतिशत के साथ में बढ़ी, ये बढ़ चुकी दोस्तों 46% के साथ में। डिपॉजिट बुक का मतलब है कि बजाज फाइनेंस जो FDs देता है उसकी वजह से जो पैसा आता है वो सस्ता पैसा होता है। अब इस वजह से दोस्तों इसके पास में जो कैपिटल है, जो लिक्विडिटी है वो पर्याप्त रहती है, उसकी कोई कमी नहीं रहती है। तो वैसे करके कंपनी बिजनेस अच्छा करती है, वो सस्ता पैसा आता है तो कंपनी को कोई लोड भी नहीं पड़ता है। और NPA वैसे भी आप देख सकते हैं लोएस्ट होते हैं इसके और सभी NBFCs के कंपैरिजन में। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको नोट करने को मिलेगा कि ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज़ है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अब ये कोई नई बात नहीं है, पिछली बार भी हमने नंबर्स को डिस्कस किया था तो हाईएस्ट ही है और उस समय भी स्टॉक हाईएस्ट होना चाहिए था। बट वही चीज़ है ना दोस्तों, बेयर मार्केट है, कई प्रकार के ब्रोकर्स आपके सामने आते हैं, CLA से करके कुछ ब्रोकर्स आते हैं और आपको डराते हैं, पैनिक करवाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, फिर उस सिचुएशन में नहीं चलते स्टॉक्स। बट सिचुएशन काफ़ी अच्छी है अगर मैं देखने जाऊँ कंपनी के AUM के हिसाब से, कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं एकदम से वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं, ये सीखने की चीज़ है। क्योंकि अभी के समय काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनके स्टॉक्स नीचे हैं, पैनिक माहौल में है, टेम्पररी इशू है। वो स्टॉक्स भी दोस्तों रिकवर करेंगे, वो स्टॉक्स भी आउट परफॉर्म करेंगे बजाज फाइनेंस की तरह। अब सिचुएशन देखिए दोस्तों कैसे चेंज हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं रवि जी इनका नाम है। अभी के समय के टारगेट है
8,000 के नियर टर्म में। अब ये एनालिस्ट कोई नए थोड़ी ना दोस्तों, ये कोई ज़मीन फाड़ के थोड़ी ना निकले, आसमान से थोड़ी ना टपके है। ये वही एनालिस्ट है जो आपको कुछ समय पहले वो डेटा दे रहे थे जो कुछ ऐसा था कि बजाज फाइनेंस ने पहली बार 10 साल में इस साल माइनस में जाके क्लोजिंग दी है। तो टेक्निकल अगर मैं देखने जाऊँ तो मंथ का चार्ट होता है, डेली बेसिस का चार्ट होता है, वीकली चार्ट होता है, लेकिन दोस्तों एक कैंडल होती है जो होती है वाई बेसिस की, ईयरली बेसिस की। तो उसमें बजाज फाइनेंस ने पिछले 10 साल में माइनस में क्लोजिंग दी है। तो इसका सिग्नल था बिल्कुल वीक टेक्निकली। एक्सपेक्टेशन थी कि काफ़ी बुरी तरह से गिरेगा, 1-2 साल स्टॉक नहीं चलेगा। इस तरह के आर्टिकल्स छपे थे, इस तरह की कमेंट्री आपको टीवी में भी सुनाई दी थी। और अभी की सिचुएशन देख सकते हैं, जो ब्रोकर्स है, वही जो एनालिस्ट है, वो आपको 8,000 के टारगेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी CLSA की भी आप सिचुएशन देखोगे, उसके अभी आपको जो दोगलापन है आपको दिखाई देगा, आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी कि आपको 10 साल का व्यू क्यों दिया है, क्योंकि 11वें साल में भी दोस्तों बजाज फाइनेंस ने माइनस में ही परफॉर्म किया था। मतलब उस साल बजाज फाइनेंस माइनस में जाके बंद हुआ था, लेकिन उसके अगले साल बजाज फाइनेंस डबल ट्रिपल हुआ था। तो वो डेटा आपको दिखाया नहीं, वो डेटा हमने डिस्कस किया। अभी की सिचुएशन देख सकते हैं किस तरह से स्टॉक में रिकवरी दिखाई दी है, क्योंकि बिजनेस अगर चलेगा ना तो ये सारी चीज़ें सब, ये टेक्निकल्स वगैरह, ये वाई एंड वाई बेसिस की जो कैंडल है, रेड में क्लोज हो गई, ग्रीन में हो गई, ये सब कुछ नहीं है। अगर आपके बिजनेस में दम है, प्रॉफिट ग्रोइंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस में दम है, प्रॉफिट ग्रोइंग है। ये देख सकते हैं सिचुएशन किस तरह की है। 21 में यानी वही 20 का इम्पैक्ट है, उसके बाद में बढ़िया सी रिकवरी इसमें दिखाई दी, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं दिखती है। अब देखिए दोस्तों, टेक्निकल्स क्या कहते हैं। चलो टेक्निकल से पहले हम CLSA की बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं CLSA, ये जो ब्रोकर है, ये काफ़ी नोटी है, आपको पता ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराता है स्टॉक के गिरने के पीछे। CLSA के बारे में काफ़ी बार आपने भी कमेंट किया है कि सर इसने 5,000 के टारगेट दे दिए, 4800 के टारगेट दे दिए हैं, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्री कर रहा है। तो उस समय दोस्तों क्या होता है कि ये जो ब्रोकर्स हैं ना, आपको टारगेट देते हैं, पैनिक करवाते हैं ताकि आप बेचें उसको, डिमांड कम हो, ताकि स्टॉक के प्राइजेस नीचे जाए और ये उसमें निवेश करते हैं। वही इन्होंने खेल लिया। अभी के समय आप देख सकते हैं वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं, टारगेट चेंज हो चुके हैं। मंडे यानी कल के दिन टारगेट दिए हैं 9,000 रुपीज़ के। अब देख सकते हैं जो ब्रोकर आपको बता रहा था जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए थी, वहाँ पर आपको सेलिंग करने की रिकमेंडेशन दे रहा था, वही ब्रोकर दोस्तों अभी के समय क्या कह रहे हैं, आपको 9,000 तक ये पहुँच सकता है। नो डाउट 9,000 भी पहुँचेगा, 10,000 भी पहुँचेगा, 15,000 भी पहुँचेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके बोलने पर अगर आप बाय करोगे ना, तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो अब समझ सकते हैं, अब समझदार को इशारा काफ़ी है कि ये इस तरह के टारगेट्स क्यों दे रहे हैं। मे भी हो सकता है इनको प्रॉफिट की बुकिंग करनी हो, तो उस तरह से आपको थोड़ा सा इसमें संभल के रहना है अभी के समय। सो टेक्निकल्स में भी आप देख सकते हैं सिंपल सिचुएशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है, यहाँ पे सेलर्स हावी रहते हैं, ये बायर्स की रेंज है, यहाँ पर बायर्स हावी रहते हैं। तो जब बाइंग करने के लेवल्स होते हैं वहाँ पर ब्रोकर आपको सेल करने की कॉल देते हैं, और जहाँ पे सेलिंग करने के लेवल्स होते हैं दोस्तों, वहाँ पे ब्रोकर्स आपको बाय करने की कॉल देते हैं। अगेन मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको सेलिंग करनी चाहिए, जस्ट मैं आपको ये डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पर पहले भी काफ़ी बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट देके ऑल टाइम हाई लगाएगा, उसके बाद में और भी ऊपर जा सकता है। बाकी मुझे लग रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं ऐसा होगा। आपको अपना विवेक यूज़ करना है, आपको अपने हिसाब से निवेश करना है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों कोई निवेश करने का मौका नहीं है। 7,000 पे फिर भी एक छोटा सा मौका मिला था, बट अभी टेक्निकल्स के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊँ तो कुछ खास मौका नहीं है। होता क्या है दोस्तों, जब इस तरह की नंबर्स आते हैं, इस तरह की डिटेल्स आती है, तो क्या होता है कभी कभी इन्वेस्टर्स एक्साइट होकर बाइंग ज़्यादा कर देते हैं। फिर कभी कभी वैसे नंबर्स नहीं आते हैं तो स्टॉक नीचे आता है, उसको कहते हैं करेक्शन। वो करेक्शन क्यों होता है, क्योंकि ओवर बाइंग हो जाती है। वही सिचुएशन बेयर मार्केट में होती है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि ओवर सेलिंग हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा पैनिक करके सेलिंग कर देते हैं, स्टॉक में फिर तेजी आती है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर इसमें मल्टी ईयर का ब्रेकआउट निकलता है तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स इसमें फोकस रख सकते हैं, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा होल्ड ही करना बनता है, वेट एंड वॉच ही करना बनता है। सेकंड कंपनी है बजाज फिनसर्व। अब इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपके जो भी डाउट्स थे प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएंगे इसमें, क्योंकि पहले मैंने आपको बोल के समझाया था, मैं डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें कितनी तेजी है, 5.71% की, यानी बजाज फाइनेंस की तुलना में कम तेजी है। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे चेक कर ली। अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ तो बजाज फाइनेंस की तुलना में कम है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का है। वैल्यूएशन एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट सेम है।
सो इसके अंदर भी तेजी आने के पीछे का रीज़न क्या है? बजाज फिनेंस, क्योंकि बजाज फिनसर्व, जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया था कि बजाज फिनसर्व की जो आत्मा है ना वो है बजाज फिनेंस। अगर बजाज फिनेंस कुछ नहीं करेगा तो बजाज फिनसर्व कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बजाज फिनेंस की वजह से ही फिनसर्व अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि बजाज फाइनेंस के अलावा जो भी बिज़नेस इनके पास में है, चाहे वो इंश्योरेंस का बिज़नेस हो, चाहे वो ब्रोकिंग का बिज़नेस हो, चाहे वो XYZ मतलब कोई भी बिज़नेस हो, वो कुछ खास अच्छा परफॉर्म अभी नहीं कर रहा है। आगे ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आगे भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन आज की डेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, पास्ट में अच्छा परफॉर्म उसने नहीं किया है। तो बजाज फाइनेंस की वजह से, क्योंकि बजाज फिनसर्व के पास में बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स हैं, तो इसी वजह से फिनसर्व में तेजी आती है। तो ये पॉइंट दोस्तों हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया था। अब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे, मैं उनको गलत नहीं बता रहा हूँ, उनका जो व्यू है उनका व्यू है, मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको बोला जाता है कि H2B2 करके कुछ स्टॉक्स, H2 का मतलब होता है HDFC ट्विंस, B2 का मतलब होता है बजाज ट्विंस। तो H2B2 के चक्कर में दोस्तों क्या होता है, इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं। H2B2 रखेंगे, रिटर्न्स निकलेगा H और B में, यानी HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड में से जो अच्छे रिटर्न्स देता है वो HDFC बैंक देता है। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में से जो अच्छे रिटर्न्स देता है वो बजाज फाइनेंस देता है। अगेन दोस्तों ये मेरा व्यू है, आप अपने व्यू के हिसाब से कर सकते हैं। जस्ट कि मैं एक फोकस्ड इन्वेस्टर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास में कम स्टॉक्स हो जिसमें मैं अच्छे पैसे लगा पाऊँ, ताकि अच्छे रिटर्न्स उसमें या फिर अच्छी वेल्थ उसमें क्रिएट कर पाऊँ। तो अब देख सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। अगर आप इसके टेक्निकल्स में देखोगे तो इसमें गैप ज़्यादा है। अगर आप रिटर्न्स को भी कंपेयर करोगे ना लॉन्ग टर्म का, चाहे वो 10 साल का हो 20 साल का, तो बजाज फाइनेंस ने ही ज़्यादा रिटर्न्स कमा के दिया है। तो वही चीज़ है जो कि आपके सामने डेटा है कि बजाज फाइनेंस पहले ऑल टाइम हाई लगेगा और ये इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी आप दोनों कंपनीज़ को रख सकते हैं, दोनों कंपनीज़ अच्छी है। लेकिन काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि दोनों में से एक कंपनी रखनी है तो कौन सी रखूँ, तो मेरे हिसाब से सजेशन होगा बजाज फाइनेंस का, कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एंड एक डेट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, और 2 डेट्स है वैसे। बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स है वो दोस्तों आने वाले हैं 26 जुलाई को, यानी इसी महीने की 26 को आने वाले हैं। आप इसको याद कर सकते हैं या नोट करना थोड़ा बेटर होगा। तो 26 जुलाई को बजाज फाइनेंस के नंबर है, बजाज फिनसर्व के नंबर्स आएंगे दोस्तों 27 जुलाई को। तो 26-27 दोनों कंपनीज़ के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ज़्यादा समय है नहीं, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो मेरे हिसाब से वेट कर सकते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और इससे पहले की वीडियो की बात करें तो कल के दिन एक लेट नाइट को 12 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड किया था इन्वेस्ट इन इंडिया पर। एक पोर्टफोलियो रिव्यू किया है जिसके अंदर अच्छी कमाई इन्वेस्टर कर रहा है। अभी के समय आप देख सकते हैं 10 लाख प्लस मुनाफा है, और इसमें देख सकते हैं 21 स्टॉक से काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, इन्वेस्ट इन इंडिया पर आपको मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों अगर आपको इसी तरह के चार्ट के ऊपर टेक्निकल स्टडी करनी है या फिर आपको भारत के नंबर 1 ब्रोकर के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में मिलेगा, चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।